नरेंद्र मोदी जी अभी भी रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार के अंतर्गत उनका पकौड़ा भी आता है, चाय भी आती है और चौकीदारी भी आती है। रोजगार के नाम पर भारतीय जुमला पार्टी ने जो देश के युवाओं के साथ में मजाक करा है, शायद ही देश के इतिहास में किसी सरकार ने कभी ये मजाक किया होगा। देश के प्रधानमंत्री कोर्ट को बोले कि 7 दिन के अंदर इस बलात्कार की सुनवाई को समाप्त किया जाना चाहिए, तो क्या उस पर फैसला आएगा या नहीं आएगा? आप मुझे एक बात बताइए। लेकिन मोदी जी बन गए हैं प्रधानमंत्री और करनी है इन्हें फुल टू फुल अय्याशी, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि दोबारा बनूं ना बनूं, जितना कंगाल कर सकता हूं देश को कर दूं। नेता की अय्याशियों के लिए हमारे पास करोड़ों रुपया है और मजदूरों की 200 रुपए की टिकट की औकात हमारे देश के नेताओं की नहीं है। जो सरकार 8-8 हजार करोड़ के विमान खरीद रही है, जिस सरकार के प्रधानमंत्री 10 लाख के सूट पहन रहे हैं, जो सरकार शारदा चिटफंड घोटाला कर रही है, जो सरकार अलकतरा घोटाला कर रही है, जिस सरकार के अंदर रेपिस्ट भरे पड़े हैं, जो सरकार 1.5 लाख का चश्मा पहन रही है, जो सरकार लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे खर्च कर रही है, उस सरकार के पास देश के मजदूरों के लिए मात्र 200 रुपए की ट्रेन की टिकट की औकात नहीं है। तो क्या आपके लिए और मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है? आप क्यों मोदी को क्यों टारगेट करते हैं, अमित शाह को क्यों टारगेट करते हैं, स्मृति ईरानी को क्यों टारगेट करते हैं, सुशील मोदी को क्यों टारगेट करते हैं, नीतीश कुमार को क्यों टारगेट करते हैं? नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। नमस्कार मोहित जी। मैं भी आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और जिस तरीके का आपका प्रश्न कि पिछले 1 महीने से आप यहां क्यों आए हुए हैं या पहले भी बिहार क्यों आए थे, देखिए अभी मैं 4 लाइन पढ़ूंगा, उसी बात में उन 4 पंक्तियों के अंदर में ही सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। बुद्धि होत ज्ञान भय, बुद्धि होत ज्ञान भय, मूर्ख ना मुखिया मान। बुद्धि होत ज्ञान भय, मूर्ख ना मुखिया मान। जो चुने मूर्ख राजा वो भी बाके समान। इसका मतलब ये है, अर्थ ये है कि बुद्धि होते हुए भी जो मूर्ख राजा को चुनना है वो भी उसी के समान है। आज बिहार के अंदर युवा हैं, जो बिहार के युवाओं के साथ में उनको रोजगार ना देकर सरकार ने जो उनके साथ में खिलवाड़ करा है, तो उन देश के युवाओं को जगाने के लिए जो इस देश का मजदूर जो कई कई किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर तक पैदल चल के आ गया और वो उस बात को भूल ना जाएं, तो उन मज़दूरों को वो बात याद दिलाने के लिए, और जिस तरीके से पिछले 15 साल के अंदर बिहार के अंदर चाहे वो लिटरेसी रेट नीचे आया हो, चाहे बिहार के अंदर क्राइम रेट बढ़ा हो, वो सभी बातों को याद दिलाने के लिए और पिछले 15 साल कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू नीतीश कुमार के इस जंगल राज को याद दिलाने के लिए हम बिहार आए हैं। तो आप क्या चंद्रशेखर आज़ाद बनने आए हैं? यहाँ पर क्या जो शासन चल रहा है वो अंग्रेज़ों का चल रहा है? देखिए, बात रही शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की, भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान की, तो ये तो देश के बहुत बड़े नाम हैं। इनके तो मैं कह सकता हूँ कि इनकी तो धूल के बराबर भी अगर मैं बन जाऊँगा तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत समझूंगा और अपने आप को एक पुण्य आत्मा समझूंगा कि ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मेरा लहू, मेरा खून इस देश के काम आया। और यही अंग्रेज़ों की राह पे चलने वाले गोरे अंग्रेज़ों के दलाल, उनके मुखबिर, या आप कह सकते हैं उनके पार्ट 2 की ये सरकार। ये आप मुझे एक बात बताइए कि अगर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो क्या हमें कोरोना की वैक्सीन दुगने दामों पे खरीदनी पड़ेगी? इस बात का जवाब दीजिए आप। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा हालात की जो सरकार है बिहार में, नीतीश बाबू ने गठबंधन किया था बीजेपी के साथ, तो जो ये सरकार है, सरकार जो कार्य कर रही है देश के हित के लिए, वो सब ढोंग है? एक बात मुझे बताइए, ये बात आपके लिए शर्मसार है या नहीं है? आप भी इस देश के नागरिक हैं, भले ही आप पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार भी नागरिक हमारा पंकज जी, मेरी बात, मोहित जी मेरी बात बताइएगा। मोहित जी मेरे सवाल का जवाब देखिए, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सवाल पूछें,
आप हमसे सवाल नहीं पूछ सकते। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप अपने अंदाज में उसको जवाब दीजिए और हम आपके जवाब अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। नहीं, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपने कहा कि सरकार से लोग परेशान हैं। एक बात मुझे बताइए, ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए शर्म की बात है कि आज हम 21वीं सदी की जब बात करते हैं, उसके अंदर हमारी माताएं बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही हैं। समझ रहे हैं आप? हम इस युग में आ गए हैं कि हम अपनी माताओं बहनों को अस्पताल मुहैया नहीं करा सकते। हमारे देश के मजदूर जो हमारे घर की नींव को रख रहे हैं, हमारे सामाजिक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक हर एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन मजदूरों के लिए हमारी सरकार के पास 200 रुपये की टिकट की औकात नहीं है। हमारे देश की सरकार, जो सरकार 8-8 हज़ार करोड़ के विमान खरीद रही है, जिस सरकार के प्रधानमंत्री 10 लाख के सूट पहन रहे हैं, जो सरकार शारदा चिटफंड घोटाला कर रही है, जो सरकार अलकतरा घोटाला कर रही है, जिस सरकार के अंदर रेपिस्ट भरे पड़े हैं, जो सरकार 1.5 लाख का चश्मा पहन रही है, जो सरकार लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे खर्च कर रही है, उस सरकार के पास देश के मजदूरों के लिए मात्र 200 रुपये की ट्रेन की टिकट की औकात नहीं है। तो क्या आपके लिए और मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है? शायद आपके लिए शर्म की बात ना हो, लेकिन मेरे लिए, मेरे भारत देश के उन तमाम हर एक मजदूरों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो समाज का जागरूक नागरिक है, उसके लिए शर्म की बात है कि हमारी माताएं बहनें सड़कों पे बच्चों को जन्म दे रही हैं। तो क्यों दे रही हैं? हमारे देश का मजदूर पैदल जा रहा है तो क्यों जा रहा है? आखिर नेता की अय्याशियों के लिए हमारे पास करोड़ों रुपया है और मजदूरों की 200 रुपये की टिकट की औकात हमारे देश के नेताओं की नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर 200 रुपये होते क्या हैं? हम लाखों करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं। ठीक है मोहित जी, आपने बताया कि क्या 200 रुपये भी नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ बताएं, सरकार बीजेपी की हो, सरकार नीतीश बाबू की हो, सरकार कांग्रेस की हो, जो भी इस वक्त देश में जो कार्य हो रहे हैं, जो भी सरकार कर रही है, वो अपनी नीतियां चला रही है, तो ये सब सारी नीतियां जो भी हैं उनकी सब बेकार हैं। इनकी सारी नीति और सारी पॉलिसीज फेल हैं। देश के अंदर अगर बात की जाए रोजगार की, तो आज रोजगार के नाम पर भारतीय जुमला पार्टी ने जो देश के युवाओं के साथ में मजाक करा है, शायद ही देश के इतिहास में किसी सरकार ने कभी ये मजाक किया होगा। नरेंद्र मोदी जी अभी भी रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार के अंतर्गत उनका पकौड़ा भी आता है, चाय भी आती है और चौकीदारी भी आती है। और पकौड़े की आप बात कर रहे हैं तो आप सभी लोग प्याज का भी रेट जानते हैं और आलू का भी रेट जानते हैं, तो अब ये पकौड़ा भी नहीं बेचने देंगे देश। ठीक है मोहित जी, देखिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैंने देखा है यूपी में बहुत काम हुआ है, रोड पे बहुत काम हुआ है, हर सेगमेंट में थोड़े बहुत काम हुए हैं और अब वादे भी कर रहे हैं कि हाँ आगे भी करेंगे। आपको नहीं लगता है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं? तो बीजेपी कहीं ना कहीं कर तो रही है ना कुछ काम। बिल्कुल, मैंने कब मना करा है कि नहीं कर रही बीजेपी? बिल्कुल कर रही है। आप देखिए बीजेपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए ना आप, विकास, सबके नाम बदल दिए, सबके नाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम बदलने में माहिर हैं और अब मुख्यमंत्री महोदय पहले तो इलाकों के ही नाम बदलते थे, अब ये त्योहारों के भी नाम बदलने लग गए हैं। दिवाली के अंदर मुख्यमंत्री महोदय को, मुझे लगता है कहीं उनको दिवाली के अंदर अली नज़र ना आ जाए, कहीं मुख्यमंत्री महोदय कह दें कि दिवाली का नाम बदलकर मैं रख दूं दीनदयाल दिया बत्ती पर्व। ऐसा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री महोदय, नाम बदलने में माहिर हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास चाहे हुआ हो चाहे ना हुआ हो, उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार की घटनाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बीस्ट के राज में सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। एक बात का मुझे आप सवाल का जवाब दीजिए। आप कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने मॉब लिंचिंग की घटनाएं बड़ी तेजी से सुनी होंगी जब उत्तर प्रदेश का यूपी का इलेक्शन था। एक बात मुझे बताइए, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर कई तबरेज़ रह रहे हैं, कई मौलाना रह रहे हैं, कई अंसारी रह रहे हैं, तो कई खान रह रहे हैं और कई ब्राह्मण भी रह रहे हैं, पंडित भी रह रहे हैं, सभी लोग रह रहे हैं, सभी जाति के धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
इस देश की 4 उंगलियां हैं, ये इस देश की मुट्ठी हैं, पर इस देश की मुट्ठी को तोड़ने का प्रयास करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे लोग, भारतीय जुमला पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। आप एक बात मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा 22 में इलेक्शन आने वाला है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ना कोई गौ मास के लिए कोई गाड़ी पकड़ी जा रही है, ना किसी के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, ठीक है, और ना किसी को कुछ धर्म के नाम पे मारा जा रहा है। आपने ठीक कहा। आप इस सेंटेंस को पूरा करने दीजिए। आखिर ऐसा चुनाव के समय में क्या होता है कि आखिर गौ मास की गाड़ियां पकड़े जाने लग जाती हैं, मॉब लिंचिंग होनी शुरू हो जाती है? तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके अंतर्गत किसी नेता की साजिश या चुनाव जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम धर्म का जातिगत कार्ड खेलने की साजिश इस देश के नेता रचते हैं? बिल्कुल। एक सवाल और पूछेंगे आपसे, क्या ये जो मॉब लिंचिंग होती है या जो बलात्कार होता है, क्या इसकी ये सरकार के आदेश से होता है क्या, या सरकार इसकी जिम्मेदार होती है? अगर कहीं किसी दूर गांव में होता है, बलात्कार होता है, तो क्या सरकार का उसमें हाथ होता है? आपने कहा कि सरकार का हाथ होता है, ऐसा तो मैंने भी नहीं कहा कि सरकार का हाथ होता है, लेकिन सरकार बलात्कार को लेकर कोई कानून नहीं बनाती। इसलिए नहीं बनाती कि हमारे देश के अंदर अगर बलात्कार करने वाला गरीब है तो फांसी के तख्ते पर लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला कुलदीप सिंह सेंगर जैसा है, चिरमयानंद जैसा है, नित्यानंद जैसा है, राम रहीम जैसा है, आसाराम जैसा है, तो उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। बिल्कुल मोहित जी। देश के अंदर बलात्कार की घटना, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे बहन निकिता के साथ हुई घटना हो, बहन निकिता के साथ जो घटना हुई है वो भी घटना निंदनीय है, और उसका भी मैं विरोध करता हूं, और उन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। आपने मोहित जी एक बात कही कि कानून नहीं बनाती, 376 कानून बना है, पास्को एक्ट कानून बना है, और अगर किसी दलित समाज के साथ इस तरीके की घटना होती है तो SC ST एक्ट बना है, तो कानून बना है, और इस कानून में ये जो कानून बनाया गया है, अगर ऐसी घटना होती है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाता है। सरकार ने तो बनाया है ना ये। आप मुझे एक बात बताइए, चलिए आप मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं ना अभी देश के अंदर हाल ही में बलरामपुर की घटना हुई है, हाथरस की घटना हुई है, बहन निकिता के साथ में एक घटना घटी है, तीनों ही घटनाएं हाल ही की। सरकार ने CBI जांच के लिए आदेश दिया ना। अरे आप CBI जांच, एक बात मुझे बताइए, CBI जांच, चलिए आप मुझे बता दीजिए, अगर देश के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो ये बताइए मुझे, हाथरस के कांड को लेकर इतना अब तक समय क्यों लग रहा है, बलरामपुर की घटना को लेकर इतना समय क्यों लग रहा है, बहन निकिता की घटना को लेकर इतना समय क्यों लग रहा है, और निर्भया के दोषियों को फांसी देने में इतना समय क्यों लगा? अब मेरी बात सुनिए, आप कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है, पॉक्सो एक्ट भी बना है, तो मुझे ये भी बता दीजिए आप जरा कि कुलदीप सिंह सेंगर को इस देश की सरकार कब फांसी दे रही है, निकिता के हत्यारों को कब फांसी दे रही है, हाथरस की घटना में बलात्कारियों को कब फांसी दे रही है, मुझे बताइए आप। मोहित जी, ये फांसी देने का जो कार्य है वो कोर्ट का है, वो फांसी देने का कार्य किसी सरकार का नहीं है। कोर्ट डिसाइड करेगी, उसके एविडेंस को इकट्ठा करेगी, तब कोर्ट डिसाइड करेगी। सरकार का इसमें क्या रोल है? आप मुझे एक बात बताइए कि सरकार का इसमें कोई रोल ही नहीं है? नहीं, आप सरकार का इसमें कोई रोल नहीं समझते हैं क्या? सरकार ने CBI जांच के आदेश दिए ना, हाथरस की बेटी की जो घटना हुई है। एक बात मुझे आप बताइए, आपने कहा कि CBI जांच के आदेश देने के बाद आपका कहना यह है कि सरकार अपने हाथ इसमें से पीछे हटा लेती है, सरकार की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है CBI जांच के बाद, आदेश के बाद, ये कहना चाहते हैं आप? आप मुझे एक बात बताइए कि अगर देश के प्रधानमंत्री कोर्ट को बोले कि 7 दिन के अंदर इस बलात्कार की सुनवाई को समाप्त किया जाना चाहिए, तो क्या उस पर फैसला आएगा या नहीं आएगा? आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, अभी तो आएगा। आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, आप बलात्कार के उसमें तो कह देते हैं, या और जब तमाम केसेस होते हैं तो आप कोर्ट के लिए कह देते हैं कि भाई कोविड है तो कोर्ट स्टार्ट नहीं है। आपके पिताजी को चुनाव लड़ने की बड़ी जल्दी है, आपको बिहार में सरकार बनाने की बहुत जल्दी है, उसके लिए आपके पास कोई कोविड नहीं है, और बहन बेटियों के इंसाफ के लिए आप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं कि पहले तो कहते थे लोग कि ये अंधा कानून है, अब ये अंधी और गूंगी और बहरी सरकार भी है, और इस अंधी गूंगी बहरी और सरकार, अंधा कानून हमारे देश के अंदर है, बस वही काफ़ी है, लेकिन हम अंधी गूंगी बहरी सरकार को हरगिज नहीं पनपने देंगे। इस अंधी गूंगी बहरी सरकार का सुपड़ा समस्त देश से साफ करेंगे, चाहे इसके लिए हमें घर घर जाके लोगों को समझाना पड़े, क्योंकि
बहन बेटियों को बचाने की ज़रूरत किसी तबरेज से, किसी मौलाना से, किसी साध से, किसी पंडित से नहीं है। बहन बेटियों को बचाने की ज़रूरत है तो भाजपा के जुल्मी दरिंदगी नेताओं से, चाहे फिर वो भाजपा के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हों, चिन्मयानंद हों, चाहे नित्यानंद हो, इनसे बहन बेटियों को बचाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो हो गई बातें हमारी भाजपा को लेकर, लेकिन आप पिछले 1 महीने से बिहार की सरजमी पर हैं और आए हुए हैं, यहाँ इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा हालात की नीतीश बाबू की जो सरकार है, क्या जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, क्या उस पर काम नहीं किया है? एक बात आप मुझे बताइए, जिस आप बिहार की बात करते हैं ना, इस बिहार के अंदर नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी, उसके अन्य सहयोगी दल के नेता, सारे के सारे मिलके पूरे बिहार की जनता को पागल बना रहे हैं। 15 साल के अंदर 1500 नौकरी ना देने वाला नीतीश कुमार कैसे आने वाले 5 साल के अंदर 19 लाख नौकरियां देगा और कहां से देगा? इस बात का सवाल का जवाब दीजिए। और जब नरेंद्र मोदी जी 19 लाख नौकरी बांट रहे हैं तो मोदी जी भले ही बिहार में आपकी सरकार बने चाहे ना बने, लेकिन हम लोग धरना देने के लिए तैयार हैं कि आप 19 लाख नहीं 19,000 ही नौकरी दीजिए, पर दीजिए आप यूपी में, क्योंकि यूपी में तो आपकी सरकार है। बिल्कुल, आप 19 लाख की बात कर रहे हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो क्या भरोसा है जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि देने को तो 19 लाख नौकरियां भी दी जा सकती हैं। पता है कैसे दी जा सकती हैं? वो नौकरियां ऐसे दी जा सकती हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी अपनी अय्याशी पे पैसा खर्च ना कर कर अपने 8,000 करोड़ के विमान को उनके बेचकर, जो 8,000 करोड़ का उनका विमान है, अगर बेचा जाएगा, नीलाम करा जाएगा, तो भले ही 6,000 करोड़ मिले, वो 6,000 करोड़ रुपया देश की जनता की भलाई के लिए मार्केट में उतारा जाएगा। वो पैसा जब मार्केट में आएगा तो बिजनेसमैनों का कारोबार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगेंगी, फैक्ट्री इंडस्ट्री लगेंगी तो उसके अंदर इंजीनियर जो हैं हमारे देश के, उनको रोजगार मिलेगा और अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार के साधन अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के 10 लाख के सूट की जगह जो नया प्रधानमंत्री आएगा उसको खादी का 1,000-1,500 रुपये वाला कुर्ता पहनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी तो शौकीन है मशरूम के, मशरूम खाते हैं महोदय। देश की जनता के पास खाने को रोटी नहीं है, सूखी रोटी खा लेते हैं और हमारे मजदूर तो भूख से भी मर जाते हैं। लेकिन मोदी जी बन गए हैं प्रधानमंत्री और करनी है इन्हें फुल टू फुल अय्याशी, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि दोबारा बनूं ना बनूं, जितना कंगाल कर सकता हूं देश को कर दूं, सब कुछ। ठीक है, 19 लाख नौकरी बनाम 10 लाख नौकरी जी, इन दोनों में सच्चाई, सच बात आपको किसकी लगती है? देखिए, ये बात मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊं कि अगर प्रधानमंत्री जी की तो बिल्कुल नहीं लगती, बीजेपी की इसलिए नहीं लगती कि भाई 15 साल का शासन है। अगर बात में जरा सी भी सच्चाई होती तो शायद 1900 नौकरियां भी दे दी जाती, पर इसमें तो नौकरी ही नहीं दी। आज आप अगर देख लें तो तमाम जगह पद जो हैं वो रिक्त पड़े हैं, खाली पड़े हैं, संस्थाओं पे ताले लगते जा रहे हैं, ताले लटकते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पूर्णिया। बिहार के अंदर एक क्षेत्र है पूर्णिया, जहां पर 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, नीतीश कुमार जदयू लगातार अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करते आ रहे हैं कि उस जो गन्ने की मिल को बंद किया गया है उसको चालू किया जाएगा। उस मिल को अब तक चालू नहीं किया गया है और इस बार भी इसको मैनिफेस्टो में लेकर बोला गया। सुनिए, अब आप 19 लाख देने की बात कर रहे हैं ना रोजगार, अब सुनिए कैसे रोजगार गया लोगों का। जो किसान गन्ने की खेती किया करते थे वो गन्ने की खेती उन्होंने करनी कर दी है बंद। गन्ने की मिल पे ताला लगने से जो वहाँ पर मजदूर काम किया करते थे उनका रोजगार उनसे छीन चुका है। अगर मान लीजिए 500 लोग वहाँ पर काम करते थे तो 500 लोगों का घर की आय बंद हो गई, इनकम ऑफ सोर्सेज बंद हो गई। सरकार को जो उससे पैसा आता था, जो चीनी बनती थी वो सब बंद हो गया, जो बाहर बिकने जाती थी शुगर वो सब बंद हो गई। तो लोगों का रोजगार छीनने का काम मोदी एंड उसकी पार्टी, या फिर आप कह सकते हैं मोदी एंड कंपनी ने सब कुछ बंद कर दिया है। और ये रोजगार छीनने वाले लोग हैं, देने वाले नहीं। देने वाले लोग 10 लाख रोजगार का मैं फिर से आपसे पूछूंगा। जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार का वादा किया है कि मैं अपनी कुर्सी पे बैठते ही पहला जो हमारा निर्णय होगा वो 10 लाख रोजगार को लेकर होगा, उसको आप किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, मैं आपसे फिर वही कहना चाहूँगा कि भारत देश असल में सोने की चिड़िया है, अभी भी सोने की चिड़िया है। बेशर्त इस देश को लूटने वाले इस देश के नेता हैं, और नेताओं की नीयत अच्छी हो तो मैंने आपसे फिर कहा कि 10 लाख तो एक छोटी सी बात है। हम देश के अंदर सभी युवाओं को रोजगार देने की काबिलियत रखते हैं। तो आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू की जो सरकार ने जो वादे किए 19 लाख नौकरी देने का, वो झूठा है, और जो ये तेजस्वी यादव ने जो बोला है वो सच्चा है? बिल्कुल निश्चित तौर पे मुझे क्या, इस देश के तमाम युवाओं को लगता है। तो ठीक है, तो इस समय जो बिहार की जनता के मन में पलायन को लेकर, बाढ़ को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो मुद्दे हैं, वो अहम मुद्दे पूरे करने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इस बात को लेकर एक सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि बिहार के अंदर मोदी जी की और उनके चाणक्य अमित शाह की सारी नीतियाँ फेल हो गई हैं। मोदी जी का बिहार के अंदर न जातिगत कार्ड चला, न इनका देशभक्ति का पाठ चला। जातिगत कार्ड पूर्ण रूप से फेल, देशभक्ति का पाठ पूर्ण रूप से फेल, और ये भी मोदी जी के सरकार के राज में लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों से। और मैं तो अपनी डायरी के अंदर बिहार के चुनाव को मेंशन करने वाला हूं। अच्छा ठीक है, सुनिए क्यों करने वाला हूं जी। कि बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद कोई ऐसा चुनाव होगा जिसके अंदर कोई जातिगत कार्ड नहीं खेला गया, जिसके अंदर पाकिस्तान भी हमला नहीं कर रहा है और चाइना भी हमला नहीं कर रहा है। और ये भी इतिहास की बात है, और ये भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने जो आपसे बात कही कि तेजस्वी यादव जी जनता दल यूनाइटेड पार्टी के जो मुखिया बने हुए हैं, आरजेडी पार्टी के जो मुखिया बने हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने जो बात कही है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाढ़, ये सब पे जो बात करी हुई है, क्या तेजस्वी यादव इसको कर पाएंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो? देखिए, ये बात तो आपको समझनी चाहिए, देश के लोगों को भी समझनी चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और बाढ़ को छोड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पूरे देश की समस्या हैं, और नेताओं का काम इन्हीं पे चुनाव लड़ने का है। ये तो देश के नेताओं ने चुनावी मुद्दों को पलट दिया था, और बाढ़ की समस्या का समाधान निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप बाढ़ की समस्या को निजात के लिए वहाँ पर डैम बना दें तो बाढ़ की समस्या से भी निजात मिलेगी, प्लस सूखे की समस्या से भी निजात मिलेगी। लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि मोदी जी तो अय्याशी पे पैसा खर्च करते हैं। पंकज जी, मैं आपकी बात काटूंगा। आप बार बार मोदी जी, अमित शाह, गृह मंत्री नीतीश और सुशील मोदी, इनकी बात कर रहे हैं। आपकी जबान से एक बार भी तेजस्वी यादव की पार्टी का कोई भी जिक्र नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? आप क्यों मोदी को क्यों टारगेट करते हैं, अमित शाह को क्यों टारगेट करते हैं, स्मृति ईरानी को क्यों टारगेट करते हैं, सुशील मोदी को क्यों टारगेट करते हैं, नीतीश कुमार को क्यों टारगेट करते हैं? आपकी जबान से एक बार तेजस्वी यादव का नाम नहीं आया। बिल्कुल, इसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बताता हूं। आज देश के अंदर बीजेपी को तो मैंने देखा था इस तरीके की बात करते हुए। आज देश में मुझे पहली बार एक ऐसा पत्रकार भी मेरी आंखों के सामने मिल गया जो कह रहा है कि आप तेजस्वी को टारगेट क्यों नहीं कर रहे। एक बात मुझे बताइए, मेरा पेट खराब है, इसके लिए मैं कहूं कि नेहरू जी ने मुझे खाना नहीं दिया? सुनते रहिए, अब आप 5 मिनट सुनिए आराम से, ठीक है? मैं पढ़ा नहीं और मैं कह रहा हूं पेपर में कि मैं फेल हो गया, तो मैं नेहरू जी के कारण फेल हो गया। क्यों हो गया भाई मैं नेहरू जी के कारण फेल? या मेरे पेट में दर्द है तो नेहरू जी के कारण क्यों है? एक बात आप मुझे बताइए, सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी है, सरकार के अंदर गृह मंत्री अमित शाह है, सरकार के अंदर नीतीश कुमार है, तो मैं इन्हीं को तो बोलूंगा। जो सरकार में तेजस्वी यादव है ही नहीं, उसको क्यों बोलूंगा? और बात रही तेजस्वी यादव की, तो अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं और आने के बाद अगर वो जनता के साथ जो वादे कर रहे हैं, अगर वो उसको पूरे नहीं कर पाएंगे तो हम उनके खिलाफ भी सवाल उठाएंगे। सवाल करना हमारा फर्ज है, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री की तरह कोई चाय वाला, कोई समोसे वाला आप पे और हम पे, दोनों पे राज करेगा। नहीं, मेरा सवाल यही था, आप समझ नहीं पाए। मेरा सवाल ये था कि आप बीजेपी के सारे नेताओं को, इवन प्रधानमंत्री जी को जो टारगेट कर रहे हैं, मेरे सवाल ये था कि आप तेजस्वी यादव पे क्या भरोसा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? तेजस्वी यादव, एक बात मैं आपको बताऊं, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हूं, हमारा काम है कि आपने जो जनता से वादे करे हैं, अगर
कोई भी सत्ता में आता है और देश की जनता के साथ जो आपने वादे करे हैं, अगर आप उसे पूरे नहीं करते तो हम लोग फिर विरोध करेंगे। और सवाल पूछेंगे नहीं, सवाल तो बहुत दिन पूछ लिए, हम विरोध करके देश के युवाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे। और इसके लिए हमें अगर कोर्ट जाना पड़े तो हम कोर्ट जाएंगे, अटेम्प्ट टू कोर्ट जाकर हम कोर्ट के अंदर अपनी बात को रखेंगे और बोलेंगे कि नेता झूठे वादे क्यों करते हैं देश की जनता के साथ, और आप देश की कानून व्यवस्था ऐसा कोई कानून क्यों नहीं लाती कि नेता जो झूठे वादे करके जाते हैं उनको हटाने का भी कोई कानून हमारे पास होना चाहिए। तो मोहित जी थे हमारे सामने अपने इस तीखे तेवर अंदाज में, जो अपनी बात इन्होंने रखी कि अगर सत्ता में जो रहेगा सवाल उसी से पूछा जाएगा। और जो इस वक्त बिहार में आरजेडी की सरकार ने जो वादे, आरजेडी के जो पार्टी के जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे कहीं ना कहीं सच साबित होंगे। वो सच इसलिए साबित होंगे कि उनके पिताजी यानी लालू यादव ने अपनी सरकार में रहते टाइम में 80,000 रेलवे के जो कुली थे उनको सरकारी नौकरी देकर अपना भरोसा जीता था। देखते हैं हम बिहार की सरजमी पर आने वाले 10 तारीख को क्या रिजल्ट आता है और कौन कौन अपनी बातों पे खरा उतरता है। हम अपने चैनल X24 न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ मैं अश्वी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।